तो दोस्तों इस समय युद्ध लड़ने के लिए जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आज से 20-30 साल पहले शायद नहीं किया जाता था। और 20-30 सालों पहले ऐसी कल्पनाएं भी नहीं की गई थी कि आने वाले समय में कुछ इस तरह की फ्यूचरिस्टिक वेपन्स भी हम सभी के पास होंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है। जहां तक हमारी कल्पनाएं नहीं जा सकती थी वहां पर पहुंचकर हम सभी ने हथियारों का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों ये जो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर है ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब ये पहुंच चुका है स्पेस तक। जी हाँ, और हम सभी जानते हैं कि कुछ देश अपनी स्पेस फोर्स भी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। कई देशों ने इसे आकार देना भी शुरू कर दिया है। अभी ऐसी ही चीजें निकल कर आ रही है भारत के सामने भी। यानी भारत को इस समय अपनी एक स्पेस फोर्स बनाने की सख्त आवश्यकता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगा भारत का इसरो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आगे मैं आपको कुछ तथ्यों से ये सारी चीजें साबित करके बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अब पृथ्वी से निकलकर आउटर स्पेस में जाने की कोशिशें की जा रही है, जिसमें मून और मार्स प्रमुख दो जगहें देखी जा रही है। यानी हर कोई मंगल पर जाना चाहता है, हर कोई चंद्रमा पर जाना चाहता है। इसका कारण है कि इनका फ्यूचर में इस्तेमाल करना, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि अटूट संपदाएं भरी पड़ी है जिनका इस्तेमाल हम लोग हमारे लिए कर सकते हैं। अब इन्हीं को हासिल करने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है, जिसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय भारत के लिए है चाइना का होना। जी हाँ, इस दौड़ में चाइना भी शामिल है और चाइना ने इस क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किया है। और जिस तरह से चाइना की विस्तारवाद की नीति पृथ्वी पर है, ठीक ऐसी ही स्पेस में भी होने वाली है। इन सारी चीजों का आकलन लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा के ऊपर एक खजाना पाया जाता है। दरअसल वहां पर कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और ये क्रिस्टल चंद्रमा पर कहां पर पाए जाते हैं, जहां पर ज्वालामुखी के विस्फोट हो चुके हैं। बाल जितने बारीक ये क्रिस्टल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल बताया जा रहा है कि चाइना फ्यूल के तौर पर कर सकता है, जिससे एक साफ सुथरी ग्रीन एनर्जी चाइना को मिल सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी डिस्कवरी ऑलरेडी चाइना ने कर दी है और इसे पृथ्वी पर लाने के लिए, अपने इस्तेमाल में लेने के लिए चाइना तैयारियां भी कर चुका है। अब हम सभी जानते हैं कि चाइना ऑलरेडी चंद्रमा पर अपना रोवर उतार चुका है। चाइना इन फ्यूचर अमेरिका को टक्कर देने के लिए स्पेस के क्षेत्र में भी कई बड़े बड़े काम करने जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर नासा की तरफ से आकलन लगाया गया है और नासा के द्वारा बताया गया है कि इन फ्यूचर चाइना चंद्रमा के एक हिस्से पर अपना दावा ठोक सकता है। यानी चाइना जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान को वो अपना क्लेम कर सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? वही सारी जमीन में गड़ी हुई चीजें जो कि पृथ्वी पर लाकर उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिस्टल्स की बात चल रही है, ये 1976 में जब चंद्रमा से कुछ नमूने अमेरिका के वैज्ञानिक लेकर आए थे, उनमें भी पाया गया था। और इस बात को साबित किया गया है कि ये जो क्रिस्टल चंद्रमा पर पाए जाते हैं ये मानव सभ्यता के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे और एक्चुअली इसे ही चंद्रमा का गड़ा हुआ खजाना माना जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो क्रिस्टल्स की बात यहाँ पर चल रही है ये केवल चंद्रमा की सरफेस पर और साथ ही किसी उल्कापिंड पर, ये दो ही जगहों पर पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब इनका कोई तीसरा रिसोर्स आपके पास मौजूद नहीं है। किसी उल्कापिंड से इन्हें हासिल कर लेना ज्यादा कठिन होगा बजाय चंद्रमा के। तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा इस समय जंग का एक पॉइंट बन चुका है। हर देश चंद्रमा पर पहुंचना चाहता है और हर देश चंद्रमा पर अपने अपने दावे ठोकना चाहता है। अब अमेरिका की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, यूरोप के कुछ देशों की बात की जाए या चाइना की बात की जाए, तो ये लोग सक्सेस हो चुके हैं चंद्रमा पर अपना रोवर उतारने के लिए। तो यहाँ पर अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भारत भी इस तरह के कदम उठाए और भारत भी चंद्रमा के बंटवारे से पहले अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करवाए। हम सभी जानते हैं कि इसके लिए चंद्रयान जैसे मिशन चलाए जा रहे हैं। जहां चंद्रयान 1 में हमने केवल ऑर्बिटल भेजा था, उसके बाद जब चंद्रयान 2 का मिशन हम लोगों ने जारी किया, जिसके तहत हमें एक रोवर उतारना था जो कि आखिरी कुछ सेकंड्स में दिक्कत देता है और फाइनली वो क्रैश लैंडिंग करता है, जिस वजह से हमारा वो मिशन सफल नहीं माना गया था। लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि अच्छी बात यह है कि चंद्रयान 3 के लिए भारत का इसरो पूरी तरह से तैयार है और 2023 में इसको लेकर हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। यानी 2023 में हमारा रोवर फाइनली चंद्रमा की सरफेस पर लैंड करने वाला है, वो भी सक्सेसफुली। उसके बाद हम भी इस लायक हो जाएंगे, एटलीस्ट चाइना जितने, कि चंद्रमा के पर्टिकुलर उस एरिया में जहां पर हमारा रोवर लैंड करने वाला है उसको अपने अधिकार क्षेत्र में क्लेम कर सकते हैं। वैसे विस्तारवाद भारत नहीं चाहता, लेकिन चूंकि बाकी के देश अपना अपना दावा ठोकेंगे चंद्रमा के अलग अलग जगहों पर, तो डेफिनेटली भारत को भी ऐसा करना ही पड़ेगा। और इस वजह से चंद्रयान 3 भारत के लिए इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जो कि हम लोग पूरा करने जा रहे हैं 2023 में।
तो ये बहुत ही अच्छा कदम हो सकता है भारत के फ्यूचर के हिसाब से। इसी के साथ साथ हम लोग गगनयान मिशन भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें भारत के एस्ट्रोनॉट पहली बार स्पेस में पहुंचने वाले हैं। तो ये भी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। साथ ही भारत की तरफ से स्पेस में युद्ध लड़ने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स तक बना ली है, यानी दुश्मनों के सैटेलाइट्स को हम लोग स्पेस में मारकर गिरा सकते हैं। ये कैपेबिलिटीज हम लोग हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। प्रॉपर एक स्पेस फोर्स आपको बनाना इस समय काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट भी हम लोग बनाए जो कि इन सब कामों को कर सके। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भी बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि एटलीस्ट स्पेस तक पहुंच सके और हमारे किसी भी मिशन को वो पूरा कर सके। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी है इसरो के कंधों पर। आई होप कि इसरो भी इस फील्ड में अच्छा करके दिखाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।